देखिए, समय के साथ जिस तरह से एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसमें करंट अफ़ेयर्स का रोल रिलेवेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले ग्रुप 1 या ग्रुप ए जिसे कहते हैं, ग्रुप बी में एग्ज़ाम में जो करंट अफ़ेयर्स को फ़ोकस किया जाता था, लेकिन अभी आप देखोगे हर तरह के एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स का रोल बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय घटनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, तो कोई भी जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है, वो चाहती है कि जो भी सेलेक्ट होके आए कैंडिडेट, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब करंट अफेयर को पढ़ने के 2 माध्यम होते हैं, या तो आप पूरी तरह से पेपर की तरह पढ़ते रहें, किताब की तरह पढ़ते रहें, दूसरा एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ें। एमसीक्यू ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आप अटेंटिव रहते हो, जब आप देख रहे होते हो, आप भी ट्राई करते हो अटेम्प्ट करने का कि मैं करता हूँ, मैं करके देखता हूँ सही है गलत है। इसके अलावा गलत ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस की वजह से। इसीलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, खासतौर पे एग्जाम्स में। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, प्रैक्टिस को ज़्यादा जोर देते हैं। तो करंट अफेयर भी हम प्रैक्टिस की तरह पे करें। और करंट अफेयर भी वैसे तो प्रैक्टिस की तरह आप किसी भी वीडियोज़ में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी की जो एमसीक्यू है वो यहाँ पे देने का प्रयास है। और उसी दिशा में 28 जून 2025 के करंट अफेयर को हम आज यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आज यहाँ पे द हिंदू में आर्टिकल आया था होमोसोशल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जब आप इसका रेलेवेंस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए कि नहीं, ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होमोसोशल जो रिप्रोडक्शन है वो आया हुआ था। अब आखिर ये है क्या? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी। जैसे पहला ऑप्शन बात करें, प्रेफरेंस ऑफ प्रमोशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, तो जाति और धर्म के आधार पर पदोन्नति की प्राथमिकता देना हो। फिर चाहे न्यायाधीश या संस्थान नियुक्तियों में अपनी ही पहचान के लोगों को लाना हो। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तीसरा, ए प्रोसेस ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशन इन बार एसोसिएशन। और चौथा है सिलेक्शन ऑफ जज थ्रू सीनियरिटी लेवल। तो 4 यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक आर्टिकल आया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे है। तो होमोसोशल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर देखो तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ जानने वाली है कि होमोसोशल जो रिप्रोडक्शन होता है, एक बायस, एक तरह का कहते हैं पूर्वाग्रह है, एक पूर्वाग्रह है। अब ये कैसा पूर्वाग्रह? जैसे एक ही सामाजिक जो लक्षण वाले लोग होते हैं, जैसे अपनी एक ही लिंग के लोग, एक ही जाति के लोग, यही सब कुछ काम कर सकते हैं। इन्हीं को अच्छे पदों में चयन करना, इन्हीं को प्रशिक्षित करना, इन्हीं को पदों में नियुक्ति करना, ये जो विचार है ये होमोसोशल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसको उसी के अंतर्गत देखा जाता है। ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा दी थी किसने? जॉन एकर ने ये अवधारणा दी थी, जॉन एकर ने। ठीक है, इसमें जो भी पुरुष प्रधानता है उसको यहाँ पे, मतलब कि जो मेल या पैट्रियार्की है उसको ज़्यादा प्रमोट करना। इसके अलावा महिलाओं का बहिष्करण करना, महिलाओं को जॉब में टॉप पोजीशंस में ना रखना, बहुत सारी चीज़ें इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आर्टिकल आया जिसकी वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो रिलेवेंट था आर्टिकल का, वो बात कर रहे थे जज एंड इंस्टीट्यूशन टेंड टू रेप्लिकेट देयर ओन आइडेंटिटी एंड नेटवर्क इन अपॉइंटमेंट। तो जजों की जो नियुक्ति के संबंध में आपको पता है कि जज की नियुक्ति वर्तमान में कैसे होती है। वैसे तो संविधान में आर्टिकल यहाँ पे प्रोविजन करता है, आर्टिकल 124 यहाँ पे प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट की बात करती है, जिसकी जो परामर्श है वो कौन देता है? परामर्श देता है जो कॉलेजियम, एक तरह से देखें, ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, अदर जस्टिस रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर जजों की नियुक्ति होती है वो अपने जान पहचान के लोग ही वहाँ पे कॉलेजियम के माध्यम से जा पाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, या अगर हम कहते हैं बिटर ट्रूथ है। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसमें आर्टिकल तो हमने आप देख लिया 124 है। इसके अलावा आर्टिकल 217 यहाँ पे बात करता है। आर्टिकल 217 किसके बारे में बात करता है? यहाँ पर 217 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में 217 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे 124 आर्टिकल के अंतर्गत जज की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान यहाँ पे है। अब जज की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरह से, क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए उसके संबंध में, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो कम से कम 5 वर्षों तक कहीं ना कहीं जज रहा हो, 5 वर्ष तक जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता, या वो 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो या वकील रहा हो। ठीक है, या राष्ट्रपति की दृष्टि में एक जो प्रतिष्ठित कहीं ना कहीं लॉ स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो उसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए एलिजिबल माना जाएगा। वहीं हाई कोर्ट में अगर आप बात करें तो हाई कोर्ट में भारत का नागरिक तो हो ही, है ना, नागरिक हो ही। दूसरा, वहाँ पर किसी हाई कोर्ट में या किसी भी स्तर पर अगर आप देखेंगे 10 वर्ष तक उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अधिवक्ता के रूप में या वकील के रूप में। साथ ही या अगर देखें 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट के लिए। तो आर्टिकल यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलेजियम के संबंध में आपको पता है कि 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, है ना, जिसमें कोलेजियम बोना एक व्यवस्था बात की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत जो निर्णय दिया गया है
बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, उसके तहत इसे संविधान को उल्लंघन माना और इसे खारिज कर दिया गया। तो वर्तमान में कोलेजियम सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, अगले प्रश्न में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में सही है, JCPO के बारे में सही है। अब देखिए क्या है कि जब ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू किया और जब देशों को लगा कि कहीं ना कहीं जो ईरान है परमाणु बम बना लेगा, तो P5+1 कंट्रीज़ आए और ये जो P5+1 कंट्रीज़ थे, इन्होंने क्या किया, ईरान के साथ एक समझौता किया 2015 में। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्टीज यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। अब ये जो पार्टीज़ थी उनमें आप देखें US हो, UK हो, इसके अलावा अगर फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो बहुत सारे इसमें जो 5 पार्टी थी, ईरान, ये सारे मिलकर इन्होंने JCPO एग्रीमेंट किया कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो लिमिटेड मात्रा में यहाँ पे करेगा। तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही बात करता है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी था, है ना, और P5 कंट्रीज़ थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा यहाँ पे बात कर रहा है, यह ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए या पीसफुल पर्पज़ के लिए हथियार ग्रेड स्तर तक, मतलब वेपन ग्रेड इस लेवल तक यहाँ पर परमिशन देता है। तो क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर उसे हथियार बनाने की अनुमति दे ही देंगे तो क्यों विवाद होगा। तो इसको अनुमति दी गई थी किस लेवल पर, 20% के आसपास अनुमति दी गई थी इनरिचमेंट की, जिससे वो एनर्जी बना सके, और एनर्जी बनाने के साथ साथ ही इसको IAEA के सर्वेक्षण में रहना होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के सर्वेक्षण में रहना होगा। वो यहाँ पे जांच करता रहेगा, निरीक्षण करता रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परमाणु बम बना रहा है, तब यहाँ पे इसको परमिशन यहाँ पे दी गई थी। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है इसका 60% के आसपास पहुँच चुका है, 70% के आसपास। इस वजह से यहाँ पे अभी इजराइल व US द्वारा यहाँ पे अग्रेसन देखने को मिल रहा है। तीसरा, इस सम्मेलन में IAEA निरीक्षण व ईरान के यूरेनियम भंडार पर सीमा शामिल थी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो IAEA है ये यहाँ इसकी निगरानी करेगा और ये लिमिट डिसाइड भी किया था। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईरान की जो 3 लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बमबारी की B-21 जो बॉम्बर है, B-2 बॉम्बर है US का, जिसने 3500 किलोमीटर की यात्रा की बमबारी करने के लिए यहाँ पर। तो उसने कहाँ किया, बस्खेर में, इस्फगान में, नतांज में, अराक में, ठीक है। तो आखिर बस्खेर में नहीं, इस्फगान, नतांज और अराक में ही इसने क्या किया, बमबारी यहाँ पे की है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पार्टीज, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, US साइन ए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद ईरान अंडर द आइजनहोवर एटॉम ऑफ पीस प्रोग्राम लॉन्चिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, तो ये यहाँ पे इसके बारे में बात करता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द प्रपोजल ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर इन आगरा। तो अभी एक तो आगरा में ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर खुल रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे सही है। इसके बारे में यहाँ बात करता है, इट विल फंक्शन एज ए साउथ एशिया रीजनल सेंटर। तो क्या दक्षिण एशिया के रीजनल सेंटर के रूप में काम करेगा? तो जनरल स्टेटमेंट दिख रही है, सही माना जा सकता है। दूसरा, द सेंटर विल कोलैबोरेट विद ICAR एंड टू प्रमोट रिसर्च इन राइस एंड व्हीट क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे पोटैटो रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। यहाँ पे धान और गेहूं की रिसर्च क्यों करेगा? और दूसरा एलिमिनेट करते हो तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाता है बी, यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे यह भी बात कर रहा है कि जो इनिशिएटिव है अलाइन है आर्टिकल 48 और आर्टिकल 39B में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि DPSP हैं दोनों, ठीक है ना, DPSP हैं दोनों, ठीक है। और DPSP के बारे में आपको पता है कि पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 36 to 51 यहाँ पे DPSP के बारे में बात करता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे था। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, द मेल महादेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। कौन सी? ये सेंचुरी। अब अगर हम बात करें कर्नाटका में ये सेंचुरी तो लोकेटेड है, तो आपने यहाँ पे जान लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नेशनल पार्क जो हैं या तो टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटका में इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। बांदीपुर कर्नाटका में है, जो 1973 जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत इसे टाइगर रिजर्व यहाँ पे घोषित किया गया था, जहाँ पे बाघ, हाथी, ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ जो टाइगर्स है वो कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें नागर होल के बारे में, आपने सुना होगा नागर होल जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क वो यहीं पर पाया जाता है, जिसे राजीव गांधी अभी नेशनल पार्क को नाम दिया गया है। बनेर घट्टा के बारे में आपने सुना होगा, बनेर घट्टा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके अलावा कुद्रेमुख है, दंदेली अंशी है, तो ये यहाँ पे नेशनल पार्क है। कुछ टाइगर रिजर्व अलग भी हैं, जैसे बांदीपुर है, नागर होल है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व है, बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से कुछ टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्नाटक के बारे में था जो हमने यहाँ पर देख लिया। अगर हम बात करें कर्नाटक, तो लगभग 524 के आसपास जो बाघ हैं यहाँ पर, और सेकंड रैंक में आता है मध्य प्रदेश के बाद। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण योजना के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम इज करेक्ट? क्या ऑप्शन है यहाँ पे?
इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। तो किसान सिंचाई योजना का तो पायलट प्रोजेक्ट है, आसान लग रहा है यहाँ पे क्योंकि सिंचाई संबंधित है तो हो सकता है, तो जनरल स्टेटमेंट से सही मान सकते हैं। दूसरा, द स्कीम मैंडेट्स, अब देखिए यहाँ पे स्कीम स्टेटमेंट आ रहा है, मैंडेट्स कंपलसरी वाटर चार्ज फॉर फार्मर्स अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेंट स्टेट। तो ये इस योजना में सभी भाग लेने वाले राज्यों में किसानों और जल शुल्क लेना अनिवार्य बनाती है। अब देखिए स्टीम स्टेटमेंट है, मुझे नहीं भी पता होता तो भी मैं इसे इनकरेक्ट मान के चलता, और इसे इनकरेक्ट मानता तो मुझे यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे आसानी से मिल जाता, क्योंकि पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे तो बात करता है इट प्रमोट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक IoT सेंसर्स, स्कैडा सिस्टम एंड इफिशिएंट इरीगेशन। तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर क्षेत्र में यहाँ पे यूज करने की बात हो रही है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल बॉडी पब्लिश द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन एज द रेफरेंस इन द न्यूज। अब इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी IPCC, जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट जारी करता है। बहुत ही आसान स्टेटमेंट, आपको पता होगा। यूनेप के बारे में देखो तो 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और नैरोबी कहाँ है ये बताओ? नैरोबी है केन्या में, केन्या की कैपिटल है नैरोबी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा FAO जिसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, ठीक है। रोम कहाँ? इटली में है, ठीक है। इटली यूरोप में है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव इज द करेक्ट। अब आदि कर्मयोगी पहल के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? पहला, इट एम टू ट्रेन ऑफिसर्स फॉर बेटर ट्राइबल स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका लक्ष्य क्या है कि आदिवासी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देना। दूसरा, इट इज लिंक टू मिशन कर्मयोग एंड प्रमोट अ रिजल्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको लिंक किया गया था मिशन कर्मयोग से, और प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे रिजल्ट डिमांड, परिणाम आधारित यहाँ पे कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। तीसरा, आर्टिकल 46 एंड 6 शेड्यूल अप्लाई द ट्राइबल एरिया इन नॉन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर नॉन ट्राइबल एरिया में करना होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसको ट्राइबल एरिया में इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये चीज़ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगी और डाउट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टेटमेंट 3 के बारे में, तो जो 6 शेड्यूल है केवल पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है, गैर पूर्वोत्तर राज्यों आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होती है। अब ये थोड़ा सा मन में डाउट क्रिएट होगा, अरे ये 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची ये क्या है, थोड़ा सा इसका भी रिवीजन कर ही लिया जाए, है। तो अगर आप बात करोगे ब्रीफ में, मैं आपको बता देता हूँ, जो 5th शेड्यूल होती है और 6th शेड्यूल है, ठीक है। ये दोनों शेड्यूल है भारत में। 5th शेड्यूल अगर आप देखोगे तो देश के किसी भी भाग में, ऐसे राज्य में जैसे मध्य में या पूर्व में जो भारत के राज्य हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ पे जनजातियों की जो संख्या है किसी न किसी एरिया में है पार्टिकुलरली, वहाँ पर ये लागू होता है 5th शेड्यूल। और उसमें 244 आर्टिकल 1 का उपयोग यहाँ पे होता है। और यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन यहाँ पे किया जाता है, जनजाति सलाहकार परिषद। अब देखिए यहाँ पे जो गवर्नर का रोल है वो बढ़ जाता है 5th और 6th शेड्यूल में। गवर्नर यहाँ पे रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। अब जो कानून बनाने की शक्ति होती है यहाँ पे विधानसभा के पास होती है, असेंबली के पास होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज करिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे ट्राइबल एरिया, उड़ीसा में ट्राइबल एरिया है, तो क्या कानून बनाने की शक्ति उन सारे एरिया को दे दी जाएगी? नहीं। नॉन ट्राइबल एरिया वहाँ पे ज़्यादा है, अगर 4 ट्राइबल एरिया हैं तो 20 हो सकता है नॉन ट्राइबल एरिया हो, तो यहाँ पर जो कानून बनाने की शक्ति विधानसभा के पास होगी। तो जो 5th शेड्यूल है वो लिमिटेड एरिया में लागू होते हैं। वहीं 6th शेड्यूल के बारे में अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट में लागू होते हैं, 4 राज्यों में लागू होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा जनजातियों के संबंध में AMTM बोला जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में लागू होता है। और आर्टिकल 244, 2 और 275 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में होती है? यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात होती है। किसके बारे में? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात होती है। अब यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद है, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। मतलब 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और 6 में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये अंतर पूछा जा सकता है स्टेटमेंट पे, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे स्थानीय न्यायालय और जिला परिषद कुछ मामले में कानून बना सकते हैं। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये कानून यहाँ पे बना सकती है, तो इसको यहाँ पे ज़्यादा पावर होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को याद होगा ये चीज़ें। अगर हम बात करें जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, इसमें टोटल मेंबर के तो इसमें केवल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। वहीं अगर आप बात करोगे किसके बारे में, जो 5th शेड्यूल है उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम क्या देखते हैं? अकॉर्डिंग टू द UGC recent guideline, foreign university wanted to set up campus in the Indian must fall within what global ranking threshold।
तो कितनी रैंकिंग होनी चाहिए अगर उनको भारत में कैंपस खोलना है? तो इसका सही आंसर क्या, टॉप 500 में होनी चाहिए। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा जानने की बात नहीं है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। कार्बी आंगलोंग, ये असम में है, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और यहाँ पे क्या पॉपुलर, वन हॉर्न राइनो, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल किसी और जानवर संबंधित है। यहाँ पे बात कर ढोले, काजीरंगा आंगलोंग के बारे में है, ढोले के बारे में। जो ढोल्स होता है आर क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड बाई IUCN, ठीक है। तो ये ढोल आर क्लासिफाइड इंडेंजर्ड IUCN। यहाँ पे अब थोड़ा सा UPSC यहाँ पे या कोई भी एग्जाम यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, सो यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है। लेकिन चलिए आपको नहीं पता है, आगे स्टेटमेंट देखते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर लाइक आमगुरी आर क्रूशियल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज मूवमेंट। और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है लाइक अमुगुरी, ये क्रूशियल है जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज मूवमेंट के लिए। तो ये बात यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया बेस्ड इन काजीरंगा ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखिए जल शक्ति के अंतर्गत क्यों होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा ना, MOEF से यही सारा काम करता है। तो तीसरा आसानी से आप एलिमिनेट कर दो। देखो पहले आपको नहीं पता था यहाँ पर, लेकिन जैसे तीसरे स्टेटमेंट में आया आपको आपने आसानी से जल शक्ति मंत्रालय को एलिमिनेट कर दिया और इसका आंसर आ गया A। तो इस तरह से क्या होता है, कभी भी घबराना नहीं किसी क्वेश्चन को देखते हुए, आसानी से उसको करने का यहाँ पे प्रयास करना है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एज पर द मॉस्पी रिपोर्ट। तो नीति आयोग द्वारा जारी कृषि और संबंधित क्षेत्रों में हालिया रिपोर्ट 2011, 12, 23, 24 के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला जो स्टेटमेंट है बात करता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड GV इन एग्रीकल्चर हैज शोन सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द पास्ट डिकेड। तो कृषि में जो सकल मूल्य है उसमें पिछले वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है, ये बात एकदम सही है। जनरल स्टेटमेंट है, सेरेल्स या अनाज रिमेन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्रॉप वैल्यू इन इंडिया। तो फसल है वो लार्जेस्ट योगदान करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर फॉल इंटायरली अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कृषि क्या पूरी तरह से राज्य यूनियन लिस्ट में आएगा? नहीं, ये राज्य की सूची में आएगा, संवर्धित सूची में आएगा। तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना, राज्य सूची का विषय है यहाँ पर, ठीक है, 7वीं सूची में। अब 7 शेड्यूल जहाँ पे है, जो 3 अनुसूची की मेनली बात होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडेंसी पावर भी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट है किसमें, यूनियन लिस्ट में 100 विषय यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें जो संवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है कंकरेंट लिस्ट या संवर्ती सूची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत के रजिस्ट्रार जनरल RJ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे कार्य करते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तानसेन टॉम्ब। तानसेन का जो मकबरा उसके बारे में बात कर रहा है। तो इससे 1958 का जो एक्ट है उसमें सेंट्रल द्वारा प्रोटेक्ट मोनूमेंट के अंतर्गत ये आता है। तो ये बात यहाँ पे सही है, जितने भी पुरानी मोनूमेंट है उसको इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन प्रदान करने की बात की जाती है। दूसरा, द हाई कोर्ट अलाउड रिलीजियस रिचुअल्स आर एट द साइट। तो उच्च न्यायालय ने धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दी है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो, भाई तानसेन की जो मकबरा है उसके पे क्यों धार्मिक अनुमति यहाँ पे हाई कोर्ट देगा, कौन सा इतना बड़ा मुद्दा बना है, ठीक है। तो अगर आप करंट से अपडेट हैं तो हो सकता है आप इसको यहाँ पे इलिमिनेट कर लो, इलिमिनेट करो तो आप आओगे ये इलिमिनेट हो गया। अब पहला तीसरा तो सही है, आसान है। आर्टिकल 4(9) अलाउ कल्चरल इवेंट एट हेरिटेज साइट। तो जो आर्टिकल 49 है क्या अलाउ करता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की? तो नहीं करता, यहाँ पर कंजर्वेशन की बात होती है यहाँ पर, लेकिन ये कल्चरल जो कार्यक्रम इसकी अनुमति नहीं देता। तो 4 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। तानसेन किसके दरबार में थे, ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है क्वेश्चन के आंसर में। द एशियाटिक एलिफेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट इज लिस्टेड एज अ व्हाट कैटेगरी इन द IUCN रेड लिस्ट। एशियाई हाथी को किस लिस्ट में रखा गया IUCN की? इसका सही आंसर क्या हो, सही आंसर होगा इंडेंजर्ड में रखा गया है। अगर हम बात करें 1992 में हाथी के संरक्षण की दिशा में प्रयास यहाँ पे किए गए थे। उसके बाद माइक प्रोग्राम भी हाथी संबंध में है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना, और इंडेंजर्ड में आता है हाथी। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा? अगर कोई आपको रिफॉर्म्स की आवश्यकता है आप जरूर बताएं। अगर आपको PDF प्राप्त करना है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा इस